प्राचीन समय की बात है। मिथिला के राजा कला और साहित्य के बड़े ही प्रेमी थे। गूढ़ अर्थ की कविताएं तो उन्हें इतनी प्रिय थी कि कवि को मुंह मांगा पुरस्कार तक दे देते थे। आए दिन उनके दरबार में कोई ना कोई कवि आता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। उन्हीं के राज्य के एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही निपट गवार थे। ऊपर से मेहनत वाला काम करने में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस खाली बैठकर गप्पे हाँकने वाले थे। कैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन चारों मित्र मंदिर के पास बैठे हुए थे और बहुत ही गहन विचार विमर्श कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले ना रहें। पर क्या किया जाए यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला, हम इसी गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हमें अपना जीवन यापन करना आसान रहेगा। दूसरा बोला, मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है, पुजारी भी ऐसा जो सब पूजा पद्धति जानता हो। हम में से ये कोई भी नहीं जानता। फिर तो हमें साधु बनना चाहिए, मथुरा चलना चाहिए, बस कृष्णा कृष्णा कहना होगा। अरे हमें खेती करनी चाहिए। चौथा बोला, इससे गांव में ही रहेंगे तो हमारी शादी ब्याह भी हो जाएंगे, फिर बाल बच्चे होंगे, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था कर ही देंगे। खेती बहुत ही मेहनत का काम है, हम में से किसी को नहीं आता। फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों ना हम गवैये बन जाएं। चारों मिलकर ढोलक मंजीरे लेकर कीर्तन गाएंगे तो लोग खुद ही हमें खाने को देंगे। अरे तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार में हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं, जहाँ से भी वह जाता है लोग सिर झुकाते हैं और श्रद्धा से कुछ ना कुछ देते ही हैं। यही ठीक रहेगा। पर हाथियों को चींटियों से बचाना होता है, तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं। यह उत्तम विचार है। पहले चींटियों को मारते हैं तब हाथी लाएंगे। चींटियां कहाँ मिलती हैं? जहाँ मीठा होता है हमें पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर चारों अपने अपने घरों से शक्कर लाए और यहाँ वहाँ फैला दी। शाम तक हजारों की संख्या में चींटियां वहाँ पर आ गई। फिर चारों मूर्ख उन चींटियों पर पिल पड़े और अपने पैर पटक पटक कर उन्हें मारने लगे। एक ने गुस्से में कहा, हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगड़ता है, नुकसान तो हमारा होगा। और खाओ मीठा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। एक ग्रामीण ने आश्चर्य से कहा, अरे ये मूर्ख मंडली अपने कदमों को पटक पटक कर क्या कर रही है? पता नहीं, इन गवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि मूर्ख मंडली बेजुबान चींटियों को मार रही थी। अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती हैं। ये हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती हैं। हाथी कहाँ है? हाथी कहाँ है तुम्हारा हाथी? हमने अभी खरीदा कहाँ है? विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा पहले इन्हीं से निपट लें। अरे दुर्जनों, क्यों जीव हत्या कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आओ। कमबख्तों, कुछ कमा कर खाना सीखो। इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार है दाऊ। अबे हाथी कोई हल्दी की गांठ है? इतना धन है तुम्हारे पास? चारों हक्के बक्के रह गए। धन तो नहीं है, फिर हाथी कहाँ से खरीद लोगे? चारों बैठकर विचार करने लगे। ये बात तो सही है। चारों मित्र इसी उधेड़ बुन में थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लाल बहादुर के सिर पर एक बड़ी सी पोटली थी। वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर एक कवि है और मिथिला नरेश के दरबार में नियुक्त है। एक ने पुकारा, ओ भैया लाल बहादुर, तनिक इधर तो आ। कवि महोदय शंकित भाव से उनके पास आए। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा? एक मूर्ख ने कहा, इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा और इसी को छीनने का तुम चारों का मन होगा। कवि ने तुक जोड़ दी,
याद रखो कि राज कवि हूँ मैं, अब सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब। अच्छा यह बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार मिलता है? यह तो कविता पर निर्भर है। कवि ने बताया, कविता गूढ़ हो तो कवि का घर भर जाता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। भाई अब तो यही मार्ग है धन कमाने का, चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। हम कहाँ से सुना दें, हमको कुछ आता ही कहाँ है। अरे चले चलो, कविता तो बन जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे पर कुछ समझ में ना आया। रास्ते में चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे सो गए। अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर आ गिरा। वह अचानक बोल उठा, पककर गूलर गिर गयो। दूसरा उत्साह से बोला, अरे वाह, यह तो कविता हो गई, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उस एक पंक्ति को याद करते करते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लायो पीपरी नारी। तीसरे ने कहा, पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी। वाह, यह तो कविता की पंक्ति बन गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। चारों आगे बढ़ चले। एक जामुन के बागीचे में पहुंचे। वहां पेड़ों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर गिरी पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बीन बीन कर जामुन खाने लगे। एक बोला, कितनी जामुन है, सारा दिन बीने तो भी खत्म ना हो, जामुन अंत न पाइयो। तीसरा साथी बोला, अरे वाह, मेरे हिस्से का काम भी हो गया, जामुन अंत न पाइयो। कैसी रही? गूलर पक कर गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पाइयो। भाई अब तो बात बनती नजर आ रही है। एक मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे यार को कुछ सोचना होगा। मैं भी सोच लूँगा, कुछ नज़र तो आने दो। फिर चारों वहाँ से चल पड़े। अब मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी। चौथा अभी तक कुछ सोच ना पाया था। तभी उन्हें दो औरतें लड़ाई करती हुई दिखाई पड़ी। उनमें से एक वृद्धा थी और दूसरी युवा थी। चारों ने जाकर उनसे आपस में झगड़ने का कारण पूछा। कारण कैसा? वृद्धा बोली, ये तो मेरी बहू है, सास बहू तो आपस में झगड़ती ही हैं, तुम अपना रास्ता नापो। चौथा बोला, बरबस ढानी रार। भाई वाह, हमारी तो कविता पूरी हो गई। चलो अब दरबार चलते हैं। चलो भाई। चारों मित्र खुश थे कि एक बहुत ही कठिन काम वे मिलकर कर चुके थे। अब दरबार में कविता सुनाने की देरी थी कि राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देगा और वे हाथी खरीद लेंगे। जब चारों दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। मिथिला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज की जय हो, हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और आज राज दरबार में अपनी बनाई हुई एक कविता आपको सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए। कविता तो उनका प्रिय विषय था। महाराज बोले, अवश्य सुनाइए कवि महोदय। महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी ये बात सुनकर हंस पड़े। ऐसा कवि सभा में पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कविता सुनाएं तो। दरबार में बैठे हुए गोनू झा ने ये बात कही। गोनू झा मिथिला के एक बहुत ही जाने माने विद्वान थे। राजा ने उन्हें खास तौर पर अपनी राजसभा में नियुक्त कर रखा था। गोनू झा ने आगे कहा, महाराज स्वयं आपकी कविता का मूल्यांकन करेंगे, वह किसी पुरस्कार योग्य है अथवा नहीं। चारों कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे कवि तो थे नहीं, सीधे सादे लोग लगते थे। वे एक एक करके अपनी कविता की पंक्तियां बोलने लगे। गूलर पक पक गिर गयो, लायो पापरी नारी, जामन अंत न पाइयो, बरबस ठानी रार। कविता सुनकर राजा के माथे में बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से बाहर था। वैसे तो वह कविता बहुत ही गूढ़ और रहस्य अर्थ वाली लग रही थी। महाराज ने कहा, कवियों, क्या इस कविता का अर्थ आप बता पाएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। गोनू झा बहुत ही दयालु हृदय के थे।
वह उन चारों की मनोस्थिति समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में जाने कितना सफर तय करके ये बेचारे चले आ रहे हैं। ज्यादा नहीं तो कम पुरस्कार तो इन्हें अवश्य मिलना ही चाहिए। गोनू झा बोल पड़े, महाराज यह कविता बड़े ही गूढ़ अर्थ में है। मेरे विचार में ये कवि देखना चाहते हैं कि दरबार में ऐसा कोई विद्वान है जो इनकी रचित कविता का अर्थ बता सके। क्यों कवि महोदय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ ना? चारों ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ। अब तो मिथिला नरेश उत्सुक हो उठे। उस कविता का गूढ़ अर्थ क्या है? उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों की परीक्षा का उचित समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कविता का अर्थ बताएं। सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए। वह एक अर्थहीन तुकबंदी थी जिसका कोई अर्थ था ही नहीं। दरबारियों में से एक ने कहा, महाराज यह भी कोई कविता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह तो तुकबंदी है। एक अन्य दरबारी बोला, महाराज क्षमा चाहता हूँ, ये चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। कामचोर, आलसी और निपट गवार ये चारों बेकार व्यक्ति हैं और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते ही रहते हैं। अब वे चारों कवि भयभीत हो गए। उनके ही गांव के एक आदमी ने उनके विरुद्ध जो बोल दिया था, अब उन्हें इनाम तो क्या मिलता, राजदंड मिलेगा। चारों बेचारे थर थर कांपने लगे। गोनू झा को उन पर दया आ गई। वो बोले, महाराज मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी अपनी असमर्थता को इनकी मूर्खता कहकर छुपा रहे हैं। तो क्या आप इस कविता का अर्थ बताएंगे पंडित जी? एक विद्वान ने चिढ़ते हुए कहा। गोनू झा ने कहा, अवश्य महाराज, यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा की ओर संकेत करती है। मंदोदरी जो कि रावण की धर्म पत्नी थी। गोनू झा ने कहा, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था कि गूलर पककर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल गूलर की तरह गिर गया। लायो पीपरी नारी, अर्थात क्योंकि उसका पति रावण पर स्त्री का हरण करके लाया था। महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। क्या गूढ़ अर्थ निकाला था कविता का। गोनू झा ने आगे स्पष्ट किया, जामन अंत न पाइयो, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन का योगी महायोगी भी अंत ना पा सके। बरबस ठानी रार, अर्थात उन पुरुषोत्तम से बरबस ही लड़ाई की और काल की भेंट चढ़ गए। वाह वाह, अति उत्तम। मिथिला नरेश ने कहा, बहुत गूढ़ अर्थ है और बहुत ही संदेशपूर्ण कविता है यह। इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी सहित कुछ धन भी देंगे। सभी दरबारी सन्न रह गए। एक तो गोनू झा ने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, दूसरे चार मूर्खों को पुरस्कार भी दिला दिया। ऊपर से मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान और भी बढ़ गया। इस प्रकार गोनू झा ने चारों मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंदों, गरीबों आदि के गवारपन के बावजूद भी उनकी मदद करते थे। इसीलिए वे सभी के परम प्रिय साथी थे। वे चारों मूर्ख अपना इनाम लेकर वापस अपने गांव लौट गए और उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद वो मेहनत से अपना जीवन यापन करेंगे।